एक छोटे से गांव में, जहां खेतों की हरियाली और मेहनत की खुशबू बसी थी, रहते थे रामलाल और सरस्वती। ये कहानी है उनके त्याग, उनके बेटे की बेवफाई और एक नौजवान कलेक्टर की इंसानियत की। रामलाल और सरस्वती, जिन्होंने अपनी जिंदगी खेतों में बिता दी, सिर्फ एक सपना था, अपने बेटे रमेश को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना। बस थोड़ा समय और लगेगा सरस्वती, इस बार फसल अच्छी होगी, बेटे की पढ़ाई का खर्चा निकल आएगा। हाँ, हमारा रमेश इंजीनियर बनेगा, शहर में बड़ी नौकरी करेगा, फिर हमें ये मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हाँ सरस्वती, वो दिन अब दूर नहीं। हर पसीने की बूंद में उनके बेटे का भविष्य था। वे दोनों अपने बेटे रमेश को कामयाब होते देखना चाहते थे, चाहे उन्हें कितनी भी मेहनत करनी पड़े। कुछ समय बाद रमेश की पढ़ाई पूरी हो जाती है और उसके माँ बाप की मेहनत रंग लाती है। उसे एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल जाती है। शुरू में तो सब कुछ सही चलता है, लेकिन कुछ समय बाद उसके ऑफिस में काम करने वाली प्रिया नाम की लड़की के साथ रमेश की नजदीकियां बढ़ने लगती है। एक दिन प्रिया रमेश के केबिन में आती है और रमेश, सुना है कंपनी के मालिक आपके काम से बहुत खुश हैं और तुम्हारा प्रमोशन हो गया। बधाई हो। हाँ प्रिया, ये सब मेरे माँ बाप की मेहनत का फल है। हाँ रमेश, मैंने तुम्हारी स्टोरी सुनी है। तुम्हारे माँ बाप बहुत अच्छे हैं। मेरे घर वाले भी गांव में खेती करते हैं। हाँ प्रिया, मैं आज जो कुछ भी हूँ, मेरे माँ बाप की मेहनत और आशीर्वाद की वजह से हूँ। रमेश, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैं तुमसे प्यार करती। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? हाँ प्रिया, लेकिन तुम्हारे माँ बाप को कोई एतराज तो नहीं होगा? नहीं, वो बहुत खुश होंगे। इस तरह रमेश प्रिया के प्यार में पड़ जाता है और उससे शादी कर लेता है। रमेश और प्रिया की शादी के बाद गांव में खुशियों का माहौल था। रामलाल और सरस्वती को लगा उनका सपना पूरा हो गया। रामलाल और सरस्वती खुशी से अपने बेटे और बहू का शादी के बाद पहली बार घर आने पर उनका स्वागत करते हैं। बहू, तुमने हमारे घर को रौनक बना दिया। माँ जी, मैं बहुत खुश हूँ यहाँ आकर। बाबूजी, अब आप दोनों खेतों में काम मत करना। मैं कमाता हूँ, आप आराम करो। बेटा, तूने हमारा सपना पूरा किया, अब हमें और कुछ नहीं चाहिए। इस तरह पूरा परिवार बहुत खुश था, लेकिन खुशियां ज्यादा दिन नहीं टिकती। समय के साथ इंसान का दिल बदल सकता है। बहू ने अब धीरे धीरे अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। थोड़े दिन तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन धीरे धीरे प्रिया का व्यवहार बदलने लगा। प्रिया को गांव की सादगी पसंद नहीं और रमेश के बूढ़े माँ बाप उसे बोझ लगने लगे। एक दिन रामलाल और सरस्वती खेत पर गए हुए थे तो प्रिया रमेश से बोली, रमेश, ये घर तो बिल्कुल खंडहर जैसा है। न बिजली ठीक, न पानी, और ऊपर से ये तुम्हारे माँ बाप पास में आते ही इनसे बदबू आती है। अब इनके साथ और नहीं रह सकती। प्रिया, वो मेरे माँ बाप हैं। तुम उनके बारे में ये क्या कह रही हो? मैं जो कह रही हूँ सही कह रही हूँ। अब तुम्हारे साथ इस घर में या तो वो दोनों रहेंगे या मैं। प्रिया, वो दोनों अब बुढ़ापे में कहाँ जाएंगे? वो मुझे कुछ नहीं पता, मैंने तुम्हें बता दिया। सोच लो, अब तुम्हें अपने माँ बाप प्यारे हैं या मैं? रमेश और प्रिया के बीच ये सब बातें चल ही रही थी कि तभी वहाँ रामलाल और सरस्वती खेत से वापस आ जाते हैं। सरस्वती और रामलाल घर में प्रवेश करते हैं, जिन्हें देखकर प्रिया का चेहरा गुस्से से लाल ही जगता है। सरस्वती इस सब से अनजान थी और मेरे बच्चों, क्या बातें हो रही है? ए बुढ़िया, ज्यादा प्यार जताने का ढोंग मत कर। थोड़ा पीछे हटकर खड़ी हो मुझसे। कितनी बदबू आ रही है तुझसे। बेटी, ये तू क्या कह रही है? तेरी तबीयत तो ठीक है या रमेश ने कुछ कह दिया? नहीं माँ, मैंने इसे कुछ नहीं कहा। प्रिया को ऐसे रहने की आदत नहीं है, इसलिए ये अब मेरे साथ इस घर में अकेली रहना चाहती है। अकेली से मतलब? मैं और तेरी माँ दोनों अब बुढ़ापे में कहाँ रहेंगे? वो हमें कुछ नहीं पता, जहाँ जाना है जाओ, पर हमारी जिंदगी को नर्क ना बनाओ। हमारे भी तो कोई सपने होंगे। सपने? और हमारे सपनों का क्या बेटा?
क्या ये दिन देखने के लिए ही हमने इतनी मेहनत से रमेश को पढ़ा लिखा कर बड़ा किया था? मुझे पढ़ा लिखा कर तुम लोगों ने मुझ पर कोई एहसान नहीं किया। ये सबके माँ बाप करते हैं और मेरी भी तो कोई जिंदगी है। अब मुझे प्रिया के साथ अकेले जिंदगी गुजारनी है। अब तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ जाओ और हमारा पीछा छोड़ो। रमेश, तुझे शर्म आनी चाहिए कि तू अपनी माँ से कैसे बात कर रहा है। तू ऐसे बदलेगा हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। माफी मांग अपनी माँ से। नहीं जी, अब कोई फायदा नहीं है। हमारा बेटा अब बदल गया है, इसे अब हमें अपने साथ नहीं रखना। चलो हम भी कहीं बाकी बची जिंदगी काट लेंगे। इस तरह रमेश और प्रिया रमेश के माँ बाप को घर से निकाल देते हैं। रामलाल और सरस्वती रोते हुए घर से निकल जाते हैं। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि उनके साथ ये अचानक से क्या हुआ। उनका बेटा उनके साथ ऐसा करेगा उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। बेटे और बहू की कही गई एक एक बात उनके सीने में कांटों की तरह चुभ रही थी। चलते चलते वे अपने खेत पर जाते हैं और पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। अजी, ये सब एकदम से क्या हो गया? हमारा बेटा ऐसा करेगा? मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है। विश्वास तो करना पड़ेगा सरस्वती। हमारा बेटा बहू के चक्कर में पागल हो गया है। इस समय उसके सामने उसे कुछ नहीं दिख रहा है। लेकिन अब हम रहेंगे कहाँ और अब हमारा गुजारा कैसे होगा? तुम चिंता मत करो सरस्वती, हम दोनों यहीं अपने खेत में एक छोटी सी झोपड़ी बना लेंगे और जैसे अभी तक मेहनत से काम किया है ऐसे ही मेहनत करेंगे और अपनी बाकी बची जिंदगी गुजार लेंगे। रामलाल और सरस्वती अपने साथ हुई बेवफाई को अपनी किस्मत में लिखा मानकर आगे की जिंदगी कैसे गुजारनी है उसके लिए विचार विमर्श करते हैं। लेकिन वे दोनों उनके घर में उनके बेटे रमेश और बहू प्रिया के बीच पक रही खिचड़ी से अनजान थे। उनके ऊपर एक और दुखों का पहाड़ टूटने वाला था। रमेश, क्यों ना हम ये घर और खेत की जमीन बेचकर शहर में ही कोई अच्छा सा फ्लैट लेकर वहीं शिफ्ट हो जाएं। नहीं प्रिया, हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये घर और जमीन हमारे पूर्वजों की निशानी है। पूर्वजों की निशानी है तो क्या हुआ? क्या पूरी जिंदगी तुम मुझे इसी खंडहर में रखोगे? प्रिया, समझने को कोशिश करो। हमारे यहाँ पूर्वजों की संपत्ति बेचने की परंपरा नहीं है। संपत्ति तो ऐसे कह रहे हो जैसे बहुत सारे फार्म हाउस और बंगले हों। रमेश, क्या तुमने मेरी जिंदगी ऐसे खराब करने के लिए ही मुझसे शादी की थी? मैं अब यहाँ नहीं रहूंगी। प्रिया, तुम रो मत प्लीज। चलो ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। प्रिया रमेश को अपने आंसुओं से इमोशनल करके उसे अपना सब कुछ बेचकर शहर में शिफ्ट होने के लिए मजबूर कर देती है। उधर इस सबसे अनजान रामलाल और सरस्वती पूरी मेहनत से अपना सर छुपाने के लिए झोपड़ी बनाने लगते हैं। उनकी झोपड़ी लगभग बनकर तैयार हो चुकी थी कि तभी वहाँ ठाकुर बलदेव सिंह आ जाता है। अरे रामलाल, ये तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये झोपड़ी तुमने यहाँ किससे पूछकर बनाई? ठाकुर साहब, हम तो अपने रहने के लिए झोपड़ी अपने खेत में बना रहे हैं। इससे आपको क्या दिक्कत है? ये खेत अब तुम्हारा नहीं है। शायद तुम्हें नहीं पता, तुम्हारा बेटा इस खेत का मुझसे सौदा करके टोकन ले चुका है। मालिक, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। हम किस्मत के मारों पर दया करो, आप ये खेत ना खरीदो। हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। क्यों ना खरीदूं? मैं तो तुम्हारे बेटे को टोकन के पैसे दे चुका हूं। और वैसे भी मेरी नजर तो इस जमीन पर वर्षों से थी। मुझे यहाँ फैक्ट्री लगानी है और तुम दोनों यहाँ से निकलो, नहीं तो मुझे जबरदस्ती करनी पड़ेगी। इस तरह रामलाल और सरस्वती के पास अब ना घर बचा और ना ही खेत, और वे दोनों अब बिल्कुल सड़क पर आ गए। रामलाल और सरस्वती अपने खेत से निकलकर रास्ते में पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वे दोनों अब कहाँ जाएंगे। तभी उनके पास एक कार आकर रुकती है और उसमें से सूट बूट पहने एक नौजवान उतरता है। अरे माँ बाबा जी, आप कौन हैं और यहाँ ऐसे बैठकर रो क्यों रहे हैं? बेटा, हम किस्मत के मारे हैं। हमारे पास अब ना घर रहा और न ही खेत। अब समझ में नहीं आ रहा है कि हम अब कहाँ जाए। बाबा जी, मैं कुछ समझा नहीं। और ये सब कैसे हुआ? बेटा, हम यहीं पास के गांव में रहते थे।
हमारा एक बेटा है जिसे हमने दिन रात मेहनत करके पढ़ाया लिखाया। उसकी नौकरी लग गई और क्या माँ जी, आप मुझे अपना बेटा समझो और पूरी बात बताओ। बेटा, फिर उसने वहीं उसके साथ काम करने वाली लड़की से शादी कर ली। कुछ दिन तो सब ठीक रहा, लेकिन फिर हमारे बेटे और बहू ने हमें घर से निकाल दिया। फिर हमने अपने रहने के लिए खेत पर झोपड़ी बना ली, लेकिन वो खेत भी उन्होंने ठाकुर बलदेव सिंह को बेच दिया। उसमें आकर हमें वहां से भी भगा दिया। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ आपके साथ, लेकिन आप चिंता मत करो। चलो गाड़ी में बैठो, मेरे साथ चलो, सब ठीक हो जाएगा। रामलाल और सरस्वती की दुख भरी कहानी सुनकर वह नौजवान सकते में पड़ जाता है। वह उन्हें अपने साथ गाड़ी में बैठाकर उनके घर की तरफ चल देता है और थोड़े ही समय में वे उनके घर पहुंच जाते हैं। रमेश और उसकी बहू प्रिया भी उन्हें घर के बाहर मिल जाते हैं। रमेश, ये बेशरम लोग फिर आ गए। लगता है इन्हें धक्के मारकर फिर से भगाना पड़ेगा। बेशरम ये नहीं, शर्म तुम दोनों को आनी चाहिए। अब बुढ़ापे में ये दोनों कहाँ जाएंगे? तू है कौन बे? और हमारे पारिवारिक मामले में बोलने की इजाजत तुझे किसने दी? कुछ भी होने से पहले एक इंसान हूँ, और ऐसे जुल्म होता देखकर किसी को भी इंसानियत के नाते बोलने का पूरा हक है। उनके बीच ये सब बातें चल ही रही थी कि तभी वहां ठाकुर बलदेव सिंह भी आ जाता है। रमेश, ये दोनों फिर आ गए, और अब ये किसको बुला कर लाए हैं? आओ ठाकुर साहब। हाँ, ये फिर आ गए, और पता नहीं किस नेता को साथ लाए हैं। इसे हमारी पावर का पता नहीं, इसीलिए ज्यादा बोल रहा है। मैं कोई नेता नहीं, तुम लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, मैं इस जिले का नया कलेक्टर हूं। तुम दोनों की नौकरी तो गई ही, साथ में तुम जेल भी जाओगे। और ठाकुर साहब, अच्छा हुआ तुम भी आ गए। तुम भी जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। इतना सुनते ही सबके होश उड़ गए और वे कलेक्टर साहब के सामने हाथ जोड़ने लगे। साहब, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम कभी भी इन्हें परेशान नहीं करेंगे। तुम लोगों ने माफी के लायक काम तो नहीं किया है, और अगर माफी मांगनी है तो अपने माँ बाप से मांगो। अगर इन दोनों ने माफ कर दिया तो ठीक, नहीं तो तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। माँ बाबूजी, प्लीज हमें माफ कर दो। आगे से आपको कभी भी हम परेशान नहीं करेंगे। हम अपनी ख्वाहिशों में अंधे हो गए थे। आगे से कभी ऐसी गलती नहीं होगी। बेटा, भगवान आपका भला करे। मैं आपसे आग्रह करती हूँ, इनको माफ कर दो। अरे नहीं माँ जी, आप कहते हैं तो मैं इन्हें एक मौका दे देता हूँ। अगर इन्होंने दोबारा ऐसा किया तो मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। और ठाकुर साहब, तुम भी भोले भाले गांव वालों को सताना बंद कर दो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।